अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूं वीडियो एक्सपर्ट टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस एथिक्स MGT 610 की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 26। इस लेक्चर में जो टॉपिक हम कवर करेंगे उसमें है फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी, द डायमेंशन ऑफ पोल्यूशन एंड रिसोर्स डिप्लेशन। उसके बाद बात होगी एयर पोल्यूशन के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लेशन, एसिड रेन। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर को। जैसे कि मैंने बताया था फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी, इसके बारे में ये हमारा पहला टॉपिक है। इसमें हम बात कर लेते हैं कि द नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज़ इनहिबिटिंग द प्लानट इज़ नॉट एक्यूरेटली नोन। इसमें ये बताए रहे हैं कि आज तक इस दुनिया में प्लांट और एनिमल की कितनी स्पीशीज़ हैं, इनकी एक्यूरेट तादाद बताना जो है वो एक बहुत मुश्किल है, बल्कि आप कह सकते हैं नामुमकिन सी बात है। नियरली 2 मिलियन स्पीशीज़ हैज़ बीन आइडेंटिफाइड। अभी तक जो है वो तकरीबन 2 मिलियन स्पीशीज़ जो हैं वो आइडेंटिफाइड हो गई हैं, लेकिन एक एक्यूरेट नंबर बताना अभी भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक जो कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम ने 1995 के अंदर जो स्टेटिस्टिक्स दिए थे उनके मुताबिक 10 मिलियन टू 30 मिलियन स्पीशीज़ हैं जो कि इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। खैर वल्लाहु आलम, अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं। उसके बाद ये कह रहे हैं कि फॉरेस्ट डिक्रीज बाय अबाउट 5% बिटवीन 1980 एंड 1995। तो ये जो हमारे बिजनेस एथिक्स के लेक्चर हैं ये मैं आपको बता दूं तकरीबन 10 से 11 साल पुराने हैं। तो ये जब अपडेट हुए होंगे तो जब के फिगर्स हैं ये 1980 और 1995 के दौरान जो है वो 5% कम हुए हैं फॉरेस्ट। अभी तो आप पता नहीं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ये क्वांटिटी बढ़ गई होगी। खैर एडिशनल थ्रेड्स कन्फ्रंट फ्रेजाइल एक्वेटिक हैबिटेट, यानी कि फ्रेजाइल एडिशनल थ्रेड जो है फॉरेस्ट तो कम हो रहे हैं, लेकिन इसके अलावा एक फ्रेजाइल एडिशनल थ्रेड्स भी हैं हमारे एनवायरनमेंट को। वो क्या है? फ्रेजाइल एक्वेटिक हैबिटेट के बारे में बात हो रही है। तो फ्रेजाइल एक्वेटिक हैबिटेट क्या होते हैं? फ्रेजाइल इकोसिस्टम इंक्लूड डिजर्ट्स, सेमी एरिड लैंड्स, माउंटेन्स, वाटर लैंड्स, स्मॉल आइसलैंड एंड सर्टेन कोस्टल एरियाज। इन शॉर्ट फ्रेजाइल एक्वेटिक हैबिटेट से मुराद ये है कि जिस पे इंसानों ने आज तक कुछ किया नहीं, यानी कि जिसको हम कर नहीं सकते या कर तो सकते हैं बहुत से माउंटेन्स। इन शॉर्ट जो है फ्रेजाइल एक्वेटिक हैबिटेट से मुराद ये है, जैसे माउंटेन्स हो गए, समंदर के बीच में जो आइसलैंड्स हैं वो हो गए, जो आप कह सकते हैं कि 100% नेचुरल रिसोर्सेज है जिसको हमने अभी तक इतना नुकसान नहीं पहुंचाया। जाहिर सी बात है जहां हमने तरक्की की है वहां हमने डिफॉरेस्टेशन की है, यानी कि हमने जंगलात को कम कर दिया है, पहाड़ों को हमने काट के उसमें सुरंगें बना ली हैं, हम बहुत से मिनरल्स जो हैं वो निकाल रहे हैं, जैसे कोल वगैरह निकाल रहे हैं, ऑयल ज़मीन से निकाल रहे हैं। तो ये जो सारी रिसोर्सेज हैं ये सेक्रेट रिसोर्सेज हैं, यानी कि ऐसा नहीं है इनकी क्वांटिटी जो है वो एक सेट क्वांटिटी है। ऐसा नहीं है कि इनकी क्वांटिटी बढ़ती रहेगी, ऐसा नहीं है जितना ज़्यादा आप इसको यूज़ करेंगे तो इसका वो ख़त्म हो जाएगा। तो इन शॉर्ट यहाँ पे फ्रेजाइल एक्वेटिक हैबिटेट से मुराद माउंटेन्स, आइसलैंड जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो हैं। अब उसके बाद बात हो रही है ओवर द पास्ट 150 ईयर्स डिफॉरेस्टेशन हैड कंट्रीब्यूटेड 1/3 ऑफ द एटमॉस्फेरिक बिल्डअप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि 150 साल का अगर आप मुआवजा करते हैं जो पिछले 150 साल गुजरे हैं उसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन जो हुई है उसने कंट्रीब्यूट किया 1/3, यानी कि उसका तीसरा हिस्सा जो है वो एटमॉस्फेयर को ख़राब करने के लिए इस्तेमाल हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसेस हैं, जो हमारे ट्रीज़ वगैरह हैं, वो क्या करते हैं कि एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि आप दिन में जो है दरख्त के नीचे गांव देहातों में पाकिस्तान में लोग बैठते हैं तो आपको एक अजीब सा सुकून मिलता है कि उसमें क्या हो रहा था, सनलाइट से जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको ट्रीज़ एब्जॉर्व कर रहे होते हैं, एंड देन इन एब्जॉर्व करने के बाद वो इमिट कर रहे होते हैं ऑक्सीजन गैस। उससे क्या होता है, आपको एक अच्छा सुकून मिलता है। और रात में जो प्रोसेस है ये रिवर्स हो जाता है, तो वो क्या कर रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इमिट कर रहे होते हैं दरख्त जो होते हैं। तो उसमें क्या होता है, अगर आप उसके पास बैठे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड से आपको सांस लेने में दुश्वारी होती है, आपकी थोड़ी गनूदगी सी तारी होती है। तो अगर कोई दरख्त के पास रात को टेक लगा के बैठ जाए या उसके नीचे बहुत ज़्यादा अरसा रहे तो उससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, उससे ये फीलिंग आती है कि भाई पता नहीं जिन्नात वगैरह का असर है और ऐसे मामला है। खैर ये बात कहीं और निकल गई, लेकिन खैर ऑक्सीजन जो है, अब दरख्त डिफॉरेस्टेशन हुई है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब नहीं हो रही, तो वो एटमॉस्फेयर में रह रही है, जिसकी वजह से 1/3 जो है कंट्रीब्यूशन हुई है एटमॉस्फेयर को ख़राब करने में। अब बोल रहे हैं कि सिंस द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, 10,000 साल पहले जब एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था, बाय सम एस्टिमेट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द अर्थ फॉरेस्ट हैव बीन कन्वर्टेड इनटू फार्म्स, पेस्चर्स एंड अदर यूजेस। यानी कि एग्रीकल्चर स्टार्ट होने के बाद 10,000 साल के बाद आज जो है एक एस्टिमेट लगाया जाता है कि ज़मीन का आधा हिस्सा जो है तकरीबन, जो कि एक बहुत बड़ा हिस्सा है, आधा हिस्सा उसके जो फॉरेस्ट हैं उनको आपने कन्वर्ट कर दिया है फार्म्स के अंदर, एंड ओनली 1/5 ऑफ ओरिजिनल फॉरेस्ट रिमेन इन लार्ज। सिर्फ 1/5 हिस्सा जो है ओरिजिनल फॉरेस्ट का वो अभी यहाँ पर हमारे नेचुरल इकोसिस्टम में मौजूद है।
ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर इम्पॉर्टेंट फॉर द क्वांटिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ दे सपोर्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कौन से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं इंसान की ज़िंदगी के लिए, और जो डाइवर्सिटी है यानी कि बहुत ज़्यादा एनिमल की स्पीशीज़ जो होती हैं और परिंदों की जो स्पीशीज़ होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की जो नस्लें होती हैं या किस्में होती हैं परिंदों की और प्लांट्स की, उनके लिए जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या होते हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर द मोस्ट बायोलॉजिकल डाइवर्स टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड। द अमेजन रेन फॉरेस्ट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अमेजन एक रेन फॉरेस्ट है, आप इसको सर्च कर सकते हैं गूगल के ऊपर। उसमें जो है 40,000 पौधों की अक़साम है और 1300 बर्ड की अक़साम है। इसी तरीके से 3000 ऑफ द फिशेज़, 420 स्पीशीज़ ऑफ मेमल्स एंड 2.5 मिलियन डिफरेंट इंसेक्ट्स। यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं, इसीलिए वो कह रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी के लिए जो है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद बोले दे कवर ओनली 7% ऑफ द अर्थ आइलैंड बट कंटेन एटली 50% ऑफ द टेरेस्ट्रियल स्पीसीज। यानी कि ये जो दुनिया है उसके सिर्फ 7% लैंड जो है उसको कवर करते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, लेकिन 50% जो है टेरेस्ट्रियल स्पीशीज़ वो इसके अंदर मौजूद हैं। द इन्फ्लुएंसेस ऑफ फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी आर ग्लोबल, रीचिंग फार बियॉन्ड नेशनल बॉर्डर्स इन बोथ स्पेस एंड टाइम। यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी है, जो फॉरेस्ट हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसा भी है बाज़ जगहों पे कि फॉरेस्ट जो है एक कंट्री की टेरिटरी में इस्तेमाल शुरू हो रहे हैं और वो बॉर्डर पार तक चले जाते हैं, वो जंगलात जो हैं वो, और दूसरे मुल्क में भी वो जा रहे हैं। तो इसलिए बताया जा रहा है कि बहुत टाइम और स्पेस दोनों के अंदर जो है वो नेशनल बॉर्डर्स के फार बियॉन्ड सफ़र करते हैं ये फॉरेस्ट। देयरफॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन इज एसेंशियल इन ऑर्डर टू इंटीग्रेट इन्वायरमेंटल इशूज़ बेटर इनटू ग्लोबल रीजन एंड नेशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इसका हमें बताने का मकसद क्या है यहाँ पर बिजनेस एथिक्स के इस लेक्चर में, कि फॉरेस्ट जो है ऐसा भी है कि कुछ हिस्सा एक मुल्क के अंदर आ रहा है और कुछ हिस्सा दूसरे मुल्क के अंदर आ रहा है। इसी तरीके से इंटरनेशनली जो है इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है कि वो दोनों कंट्रीज़ मिलकर फॉरेस्ट को अच्छा बनाने के लिए काम करें। ऐसा ना हो कि एक कंट्री के साइड पे जो फॉरेस्ट है वो तो उसको तबाह बर्बाद कर दें और दूसरा उसकी केयर करे, उसकी रिप्रोडक्शन करने की कोशिश करे, लेकिन इसके असरात उस पर भी आएंगे। अगर ये तबाह बर्बाद हो रहा है तो वो उस पर खुदा ना खासा आप देखते हैं अगर इसमें आग लग गई तो वो आग जो है वो तकसीम नहीं करती बॉर्डर्स की, वो तो उस तरफ भी नुकसान पहुंचाएगी, इस तरफ भी नुकसान पहुंचाएगी। तो मिलजुल कर तमाम इंसानों को इंटरनेशनली कदर करनी है, माहौल को बेहतर करने की कोशिश करनी। के बाद सेकंड टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है द डायमेंशन ऑफ पोल्यूशन रिसोर्स डिप्लेशन। ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। इन्वायरमेंटल डैमेज इनवाइटेबली थ्रेटन द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग एज वेल एज प्लांट एंड एनिमल। थ्रेट्स टू इन्वायरमेंट कम फ्रॉम टू सोर्सेज। यानी कि जो इन्वायरमेंटल डैमेज है वो बहुत ज़्यादा इंसानों को नुकसान पहुँचा रहा है, ना सिर्फ इंसानों को नुकसान पहुँचा रहा है जबकि जानवरों को और पौधों को भी नुकसान पहुँचा रहा है। इन्वायरमेंटल को जो नुकसान होता है वो दो चीज़ों से आता है। दो चीज़ें जो है वो मेन फैक्टर हैं इसके अंदर, उसमें पोल्यूशन है एंड रिसोर्स डिप्लेशन है। पोल्यूशन और रिसोर्स डिप्लेशन की लेक्चर नंबर 24 में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, आप उसको भी देते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ इसकी डेफिनेशन बताएंगे। पोल्यूशन रिफर टू अनडिजायरेबल एंड अनइंटेंडेबल कंटेमिनेशन ऑफ द एनवायरनमेंट बाय द मैन्युफैक्चर और यूज़ ऑफ कमोडिटीज़। पोल्यूशन का मतलब ये होता है कि या पोल्यूशन की डेफिनेशन यहाँ पे ये दी हुई है कि हम बहुत सी चीज़ें बनाते हैं, वो हम अपने फ़ायदे के लिए बना रहे होते हैं, उसमें अनडिज़ायरेबल यानी कि हम चाहते नहीं हैं, या जो बंदा उस चीज़ को बना रहा है वो चाहता नहीं है कि माशरे को मैं नुकसान पहुँचाऊँ या हम इन्वायरमेंट को पोल्यूट करें, लेकिन अनडिज़ायरेबल अनइंटेंडेड यानी कि उसकी वो करने की इरादा नहीं है, नीयत नहीं है, लेकिन फिर भी नुकसान हो रहा है। तो हमने क्या करना चाहिए, हम तो इस चीज़ की तरफ नज़र ही नहीं देते ना। हमारी इंडस्ट्रीज़ के लिए ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट ही नहीं है कि वो जो वेस्ट मटेरियल समंदर में फेंक रहे हैं या उनकी चिमनीज़ के ज़रिए जो धुआं निकल के इन्वायरमेंट में जा रहा है उससे क्या नुकसान हो सकता है, उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। क्योंकि कोई न किसी को तो उसकी जो है वो जो नुकसान हम इन्वायरमेंट को पहुंचा रहे हैं वो पे करना है। या तो हम पे करेंगे या तो हमारी आने वाली नस्लें इसको पे करेंगी, लेकिन कोई ना कोई इसके नुकसान की भरपाई ज़रूर करेगा। रिसोर्स डिप्लेशन रेफर टू कंजम्पशन ऑफ फाइनाइट और सेक्रेड रिसोर्सेज। यानी कि रिसोर्स डिप्लेशन से मुराद ये है कि वो रिसोर्सेज जो कि इतनी ज़्यादा वाफिर मिकदार में मौजूद नहीं है, जैसे कि गैस है, ऑयल है, और ज़मीन के नीचे जो कूल है, हम गोल्ड एक्सट्रैक्ट करते हैं माउंटेन से। तो जो चीज़ें हैं ये ऐसा नहीं है कि वाफिर मिकदार में मौजूद हैं, बिल्कुल सुकून से खुले दिल से आप इस्तेमाल करें, ऐसा नहीं है। ये एक सेक्रेड रिसोर्सेज हैं, बहुत फाइनाइट और बहुत कम तादाद के अंदर मौजूद है। अब अगला टॉपिक है एयर पोल्यूशन का। एयर पोल्यूशन इज़ नॉट न्यू। एयर पोल्यूशन कोई नई बात नहीं है। इट हैज़ बीन सिंस द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस्ड टू द वर्ल्ड। The cost of air pollution increase exponentially as industrial expand. Today, air pollution affect vegetation, decreasing agriculture yield, infecting losses on the timber industry. They
deteriorate export construction mineral through corrosion, discoloration and rot. They are hazardous to health and life, raising medical costs and lessening the enjoyment of living, and they threaten catastrophic global damage in the form of global warming and destruction of stratospheric ozone layer. अच्छा, एयर पोल्यूशन जो है वो नई नहीं है. जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई है, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियाँ बनी हैं दुनिया के अंदर, तो उसमें एयर पोल्यूशन में जो है वो बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है. जैसे जैसे इंडस्ट्रियाँ जो है वो एक्सपेंड करती गई, एयर पोल्यूशन में बहुत ज़्यादा इजाफा होता गया. इस पैराग्राफ के अंदर कुछ टेक्निकल टर्म यूज़ हो रही हैं, जैसे कि वेजिटेशन की बात हुई है. वेजिटेशन इज़ डिफाइंड एज अ ग्रोइंग प्लांट और लाइफ विदाउट फिजिकल, मेंटल, सोशल एक्टिविटी. वेजिटेशन से मुराद ये चीज़ होती है कि प्लांट जो हैं वो खुद ब खुद बढ़ना शुरू हो जाएं, और लाइफ जो है वो प्लांट्स के अंदर भी एक लाइफ होती है. मेंटल और सोशल एक्टिविटी के बगैर जो है वो लाइफ एग्जिस्ट कर जाए. जैसे रेन फॉरेस्ट हैं, ये एग्जांपल है वेजिटेशन की. ठीक है. उसके बाद बात हो रही है टिम्बर इंडस्ट्री. टिम्बर जो है वो लकड़ी की इंडस्ट्री होती है. द वुड इंडस्ट्री, लिम्बर इंडस्ट्री कंसर्न विद फॉरेस्ट्री, लॉगिंग, टिम्बर ट्रेड एंड द प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी फॉरेस्ट प्रोडक्ट एंड वुड प्रोडक्ट. ये जी फर्नीचर वगैरह जो बनता है. सेकंड प्रोडक्ट लाइक वुड पल्प वगैरह जो बनते हैं, यानी कि दरख्तों को काट काट के जो है उससे जो है वो पेपर बनाया जाता है, दूसरी चीज़ें की जाती है, तो ये टिम्बर इंडस्ट्री कहलाती है. उसके बाद कोरूजन की बात हो रही है. कोरूजन से मुराद ये होता है कि एक नेचुरल प्रोसेस होता है जिसकी वजह से एक रिफाइंड मेटल है, जैसे हमारी बाइक्स वगैरह होती हैं जो दूसरे लोहे के मेटल होते हैं, आप उनको देखते हैं कि वो उन पर जंग आना शुरू हो जाता है. तो कोरूजन एक नेचुरल प्रोसेस है जिसकी वजह से जब हम मटेरियल जो है वो एयर को पोल्यूट कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, हमें नुकसान पहुंच रहा है. जितनी ज़्यादा एयर पोल्यूट होगी उतने ज़्यादा मेटल्स को जो है वो नुकसान पहुंचाएंगी. डिस्कलरेशन होना शुरू हो जाता है, स्किन का कलर ब्लैक होना शुरू हो जाता है. दूसरी चीज़ें हैं रोड यहाँ पे बता रहे हैं डीके और केस टू डीके बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई. देखिए आप लकड़ी पे जो है वो दीमक वगैरह लग जाती है, और जो बैक्टीरिया और फंजाई जो हैं कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनकी वजह से ये अफजाइश पा जाते हैं, इनकी प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस इनका फास्ट हो जाता है, और ये बैक्टीरिया और फंजाई जो है ये बनना शुरू हो जाते हैं, इनकी वजह से भी काफ़ी नुकसान होता है. उसके बाद कैटास्ट्रोफिक ग्लोबल डैमेज है. कैटास्ट्रोफिक ग्लोबल डैमेज एक ऐसे डैमेज को कहते हैं हाइपोथेटिकल फ्यूचर इवन दैट कुड डैमेज ह्यूमन वेलबींग ऑन ग्लोबल स्केल इवन इंडेंजरिंग और डिस्ट्रॉइंग मॉडर्न सिविलाइजेशन. यानी कि जैसे जैसे आप तरक्की करते जा रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा एयर को पोल्यूट कर रहे हैं, तो आने वाले वक्त में ये क्या होगा कि ये फ्यूचर के अंदर जो है कैटास्ट्रोफिक ग्लोबल डैमेज ये होता है कि आज तो आपको इसका अंदाज़ा नहीं हो रहा, लेकिन फ्यूचर के अंदर इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है. और दूसरा जो है ओजोन लेयर को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है. ओजोन लेयर में ये हो रहा है कि जो पहले अल्ट्रा वायलेट रेज जो थी, जो इंसानों के लिए नुकसानदेह होती हैं, ज़मीन के लिए नुकसानदेह होती हैं, प्लांट एंड स्पीशीज़ समंदर के अंदर रहने वाली मछलियों के लिए नुकसानदेह होती हैं, वो अल्ट्रा वायलेट रेज ये ओजोन लेयर पे जो सूरज की रोशनी इस पर आती थी तो ये अल्ट्रा वायलेट रेज को रोक लेते थे. लेकिन हमने एयर को इतना पोल्यूट कर दिया है, गैसेज CFCs जो गैसेज होती हैं उन्होंने जाके इसको ओजोन लेयर को डैमेज करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इसमें सुराख हो गए, और ये जो है बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है. अल्ट्रा वायलेट रेसेस जो है वो डायरेक्टली ज़मीन तक आती हैं, इसकी वजह से कैंसर, स्किन कैंसर और ये सारे केसेस जो हैं बढ़ गए. ग्लोबल वार्मिंग है. ग्रीन हाउस गैसेज जो कहलाती हैं कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs जो कहलाते हैं आर गैसेज दैट एब्जॉर्ब्स एंड होल्ड एयर फ्रॉम द सन प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम एस्केपिंग बैक इनटू द स्पेस मच लाइक ग्रीन हाउसेज एब्जॉर्ब्स एंड होल्ड द सन्स एयर. इसमें ये बता रहे हैं कि ग्रीन हाउसेज गैसेज जो होती हैं, तमाम गैसेज का जो नाम लिया, ये जो है ग्रीन हाउस जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं. ग्रीन हाउस जैसे कि ग्रीनरी होती है ज़मीन के ऊपर. अब आप अगर देखें तो आपका जो ज़मीन का स्ट्रक्चर है या आपके शहरों का जो स्ट्रक्चर है वो येलोइश हो गया है. जैसे आप कराची की एग्जांपल ले लें तो येलोइश है, यहाँ पे ग्रीनरी नहीं है, तो क्या होता है ये जो गैसेस जो हैं इंडस्ट्री से दूसरी जगहों से ये निकल रही हैं, तो ये हमारे एटमॉस्फेयर में फैल जाती हैं, ये एब्जॉर्ब नहीं होती, ना स्पेस में जाती हैं, ये बीच में ठहरी रहती हैं, जिसकी वजह से सन की जो रोशनी इसमें आती है वो इसको और ज़्यादा मज़ीद टेम्परेचर जो है वो अर्थ का बढ़ा रही है. जैसे ग्रीन हाउस वगैरह होते थे, दरख्त वगैरह वो इसको एब्जॉर्ब कर लेते थे, लेकिन अब ये एटमॉस्फेयर में रह रही हैं. उसके बाद ये कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर एंड अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग द लास्ट 50 years हैव रिलीज सब्सटेंशियली मोर ग्रीन हाउस गैसेज इनटू द एटमॉस्फेयर पर्टिकुलरली बाय द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स सच एज ऑयल एंड कोल. अब हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, दूसरी चीज़ें बनाने के लिए हम जो है न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह चल रहे हैं, तो वो ऑयल एंड फ्यूल को कंजम्पशन करते हैं, जिसकी वजह से ये पिछले 150 साल के दौरान ये ग्रीन हाउस गैसेज एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत ज़्यादा हमने छोड़ी हैं, क्योंकि बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स को हमने बर्न किया है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, दूसरी चीज़ें बनाने के लिए, तो जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर जो है वो मज़ीद बढ़ रहा है. अगला टॉपिक है ओजोन डिप्लेशन. इसके बारे में हम बात कर चुके हैं. वही CFC गैसेज हैं जो हम छेड़ रहे हैं, हवा एटमॉस्फेयर के अंदर छोड़ रहे हैं, एटमॉस्फेयर को पोल्यूट कर रहे हैं, एयर पोल्यूशन कर रहे हैं, और ये लेयर्स जो है ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रही है, ओजोन लेयर में सुराख हो रहे हैं, जिसकी वजह से अल्ट्रा वायलेट रेज जो हैं वो डायरेक्ट ज़मीन तक आ रही हैं, और वो
नुकसान पहुंचा रही हैं। जैसे समंदर में अल्ट्रावायलेट रेज रखती हैं तो वो फिश की स्पीशीज़ को नुकसान पहुंचा रही हैं। अगर इंसानों को ये अल्ट्रावायलेट रेज रख जाएँ तो स्किन कैंसर के केसेस आ रहे हैं और ये सारे मसले मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। एसिड रेन ये होता है, इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ वाटर एंड एयर दैट इज़ पॉइजनड, यानी कि बहुत से ऐसे एरियाज़ जहाँ पर ये गैसेस जो हैं बर्निंग एसिड रेन थ्रेट टू इन्वायरमेंट लाइक ग्लोबल वार्मिंग क्लोजली रिलेटेड टू कंजम्पशन ऑफ फॉसिल फॉइल्स, ऑयल, कोल एंड नेचर के विच आर हेवीली यूज्ड बाय यूटिलिटीज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जैसे देखें यही बात आ गई कि इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोड्यूस करने के लिए ये सारी चीज़ें जो हैं ऑयल वगैरह ये यूज़ किए जाते हैं, तो ये एटमॉस्फेयर में रह जाते हैं। अब जैसे सल्फ़र की मिसाल ले लें, हम सल्फ़र बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, लार्ज क्वांटिटी में सल्फ़र ऑक्साइड यूज़ कर रहे हैं, तो पानी के अंदर जो है वो ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन और सल्फ़र डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है तो ये बना लेता है सल्फ्यूरिक एसिड। H2O पानी का फार्मूला है, सल्फ़र डाइऑक्साइड का फार्मूला SO2 होता है, तो H2SO4 बन जाता है जो कि एक बहुत ख़तरनाक सल्फ्यूरिक एसिड है। तो इस तरीके से जो रेन होती है ये आप अंदाज़ा लगाएं, अगर तेज़ाब बरसेगा तो कितना नुकसान हो जाएगा। अब नीचे डिफाइन कर रहे हैं कि कैनेडा एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट फॉर एग्जांपल आर सब्जेक्टिव टू एसिड रेन वेयर्स लाइव ओरिजिनल large industrial area around the Great Lakes and Netherlands have suffered from acid rain that has its origin in Germany। यानी कि ये वो एरियाज़ हैं जो एसिडिक रेन से सफ़र भी कर चुके हैं, तो इसमें आपको बड़ी एहतियात करने की ज़रूरत है। तो जैसे कि हमने पीछे बात की थी कि फ्यूचर के अंदर जैसे ये था कैटास्ट्रोफिक ग्लोबल डैमेज के फ्यूचर के अंदर इवेंट ऐसे होंगे जिसमें लोगों को नुकसान उठाना पड़ेगा अगर आज हम अपनी केयर नहीं कर रहे। तो ये था लेक्चर, इसके अंदर कुछ टेक्स्ट येलो हाईलाइटेड हैं और ये नोट्स वगैरह ऐड हैं। अगर आपको ये हाईलाइटेड नोट्स चाहिए तो ईमेल, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी मौजूद है, आप मुझे ईमेल सेंड करें एंड देन मैं आपको ये सेंड कर दूंगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारी मेहनत का हासिल हो जाता है जब आप वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और अपने दोस्तों से शेयर करें, जो आपके क्लासमेट्स हैं, जो आपने ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन किए हैं उसमें शेयर करें ताकि दूसरों तक हमारी आवाज़ पहुंच सके और वो अच्छे नंबर ले सकें। हमारा मेन मोटिव यही है कि आप अच्छे मार्क्स लें और अपनी ज़िंदगी में कामयाब हों। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं।